हेलो एवरीवन। जब भी आप किसी वेबसाइट पे जाते होंगे तो आपको उसके सबसे पहले HTTP या फिर HTTPS लिखा हुआ दिखेगा या फिर एक लॉक का आइकन दिखेगा। अगर आपके वेबसाइट पे HTTPS लिखा हुआ है तो वहाँ पे उस S का मतलब होता है सिक्योर्ड। सिक्योर्ड किस वे में? यानी कि आपका जो भी डेटा आप उस वेबसाइट पे एंटर करेंगे वो सभी डेटा को सर्वर के ऊपर इंक्रिप्टेड फॉर्म में स्टोर करेगा। या फिर अगर आप व्हाट्सएप यूज करते होंगे तो किसी भी चैट के अगर आप टॉप पे जाएंगे या फिर किसी नए चैट को खोलेंगे तो वहां पे आपको लिखा हुआ मिलेगा दिस चैट इज एंड टू एंड इंक्रिप्टेड एंड नॉट इवन व्हाट्सएप कैन रीड योर मैसेजेस। इस एंड टू एंड इंक्रिप्शन का या फिर इंक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? इंक्रिप्शन का मतलब होता है कि आप कोई भी डेटा जब किसी को भेज रहे हो तो जब आप उस डेटा को अपने एंड से भेज रहे होते हैं तो वो रीडेबल फॉर्मेट में होता है, यानी कि उसे कोई भी पढ़ सकता है। लेकिन उसी डेटा को स्क्रैम्बल करना एक पैटर्न वे में जिससे कि उस डेटा को कोई भी पढ़ ना पाए, वो एक कोड के रूप में सामने वाले तक पहुंचे, उसको ही इंक्रिप्शन कहते हैं। इंक्रिप्शन की कहानी को हम 100 BC पहले तक ट्रेस कर सकते हैं, जब रोम में एक एम्परर हुआ करता था जूलियस सीजर नाम से। उसने इन्वेंट किया था सीजर साइफर टेक्निक को। जब भी उसे अपनी सेना को जंग के मैदान में कोई मैसेज पहुंचाना होता था तो वो उस टेक्निक का मदद करके अपने मैसेज को इंक्रिप्ट करता था, उसको कोडेड फॉर्मेट में भेजता था, ताकि अगर बीच में दुश्मन के हाथ उसका मैसेज लग जाए फिर भी दुश्मन को उसके रणनीति का, उसके प्लान का पता ना लग पाए। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक द कोड टू बी 4, इसको की भी आप बोल सकते हैं। एंड अगर हमको मैसेज भेजना है तो इस मैसेज को अब हम इस की के मदद से इंक्रिप्ट करेंगे। जब की हमारे पास 4 है तो अब हम इन सभी डिजिट्स को अपने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में 4 डिजिट आगे वाले डिजिट से रिप्लेस कर देंगे। ए हो जाएगा ई, टी हो जाएगा एक्स, टी हो जाएगा एक्स, ए हो जाएगा ई, सी हो जाएगा जी, के हो जाएगा ओ। ये हमारा हो गया इंक्रिप्टेड मैसेज। इस मैसेज को अब सीजर अपने आर्मी के पास सेंड करेगा और उसकी आर्मी फिर इसको डिक्रिप्ट करेगी इसी सेम की का इस्तेमाल करके 4। अब उसकी आर्मी इस मैसेज पे इस की का इस्तेमाल करके वापस ओरिजिनल मैसेज तक पहुंचने के लिए हर एक लेटर को 4 डिजिट पहले वाले लेटर से रिप्लेस कर देगी। अब उसकी आर्मी को पता है कि सीजर क्या कहना चाहता है। पर प्रॉब्लम यह है कि इस इंक्रिप्शन के मेथड में हम अपने मैसेज की हर एक लेटर को एक फिक्स नंबर से आगे बढ़ा रहे हैं। तो इंग्लिश के अल्फाबेट में जो अल्फाबेट्स हैं उनकी संख्या सीमित है 26। तो अगर किसी को उस मैसेज को डिकोड करना हो तो उसको केवल 26 कॉम्बिनेशन को ही ट्राई करना होगा। तो अगर मैसेज बहुत बड़ा भी है तो भी एक नॉर्मल इंसान कुछ ही घंटों में मैसेज को डिसाइफर कर सकता है। तो ऑब्वियस रीजंस की वजह से आगे जाके जो की हम इस्तेमाल करते हैं उसके डिजिट्स को 1 से बढ़ा के 10 कर दिया गया। सीजर साइफर में 1 बिट इंक्रिप्शन का यूज होता था, जहां पे की केवल 1 डिजिट का होता है। ऐसे इंक्रिप्शन में अगर एनिमी के हाथ में ये इंक्रिप्टेड मैसेज लग गया तो उसके लिए इसे डिक्रिप्ट करना ज़्यादा हार्ड नहीं होगा, क्योंकि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में केवल ए से लेके जेड तक के लेटर्स होते हैं। तो ऐसे में टोटल सॉल्यूशन जो एनिमी को ट्राई करने होंगे या फिर किसी हैकर को ट्राई करने होंगे वो है 26। वहीं 10 बिट इंक्रिप्शन में हमारे की में 10 डिजिट्स होते हैं। ऐसे में हमें हर एक लेटर पे इस की को अप्लाई करना है। जैसे फर्स्ट की फर्स्ट लेटर पे, सेकंड की सेकंड लेटर पे, टेंथ की 10th लेटर पे। एक बार जब एक साइकिल कंप्लीट हो गया तो उसके बाद से इस साइकिल को रिपीट करना है। इस वाले लेटर से हम इस साइकिल को दोबारा से रिपीट करेंगे।
ऐसे ही करते हुए पूरे मैसेज को एन्क्रिप्ट किया जाएगा। ऐसे में अगर ये मैसेज अब किसी हैकर के या फिर एनिमी के हाथ में लगता है और उसे ये की नहीं पता है, तो पहले जहाँ 1 बिट इंक्रिप्शन की मदद से किए गए इंक्रिप्शन का 26 पॉसिबल सॉल्यूशन होता था, वहीं पे अब 10 बिट इंक्रिप्शन की मदद से किए गए इंक्रिप्शन का टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशंस होगा 10 बिलियन। तो की के लेंथ को केवल 1 डिजिट से 10 डिजिट करने में ही जो पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं वो 26 से बढ़ के 10 बिलियंस हो जाते हैं, जो कि जाहिर सी बात है कि कोई भी इंसान अपने लाइफ टाइम में भी सॉल्व नहीं कर पाएगा। 10 बिट इंक्रिप्शन को बिना की के डिक्रिप्ट करना भले ही ह्यूमनली इम्पॉसिबल हो, लेकिन एक नॉर्मल मॉडर्न कंप्यूटर के लिए इसे डिक्रिप्ट करने में महज कुछ सेकंड्स का समय लगेगा। तो आज के डिजिटल वर्ल्ड में जहां सभी के पास लगभग एक कंप्यूटर तो है ही, तो ये ऑब्वियस है कि 10 बिट इंक्रिप्शन काफ़ी आसानी से सॉल्व किया जा सकता है, काफ़ी आसानी से डिसाइफर किया जा सकता है। इसलिए हमें एक ऐसा मेथड सोचना होगा ताकि कंप्यूटर्स के लिए भी उसे डिसाइफर करना काफ़ी हार्ड हो। यहाँ पे काफ़ी हार्ड का मतलब ये है कि कंप्यूटर को भी उस मैसेज को डिसाइफर करने में इतना समय लगे कि जितना समय हम पॉसिबली दे ही नहीं सकते हैं। इसलिए आज के वर्ल्ड में हम 256 बिट इंक्रिप्शन का यूज करते हैं। इस इंक्रिप्शन में अगर आपके पास बहुत ही पावरफुल सुपर कंप्यूटर हो तो भी आपको इसे सॉल्व करने में ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स लगेंगे उस मैसेज को डिसाइफर करने में, अगर आपको की वैल्यू पता ना हो। हालांकि अगर आपको की वैल्यू पता है तो आप 1 सेकंड में ये कंप्यूटर का यूज करके डिसाइफर कर सकते हैं। प्रॉब्लम यहीं पे आता है, जब हम एक की मदद से किसी मैसेज को एन्क्रिप्ट करते हैं तो उसी सेम की से हम उस मैसेज को डिक्रिप्ट करेंगे। तो दो लोगों के बीच जो मैसेज शेयर हो रहा है तो दोनों को उस की वैल्यू पता होनी चाहिए। इस इंक्रिप्शन मेथड को, जहाँ पे दोनों सेंडर और रिसीवर सेम की को यूज करके मैसेज को इनक्रिप्ट कर रहे हैं और डिक्रिप्ट कर रहे हैं, उसे सिमेट्रिक इंक्रिप्शन कहते हैं। सिमेट्रिक इंक्रिप्शन में हमारे पास एक की होती है जिसकी मदद से हम मैसेज को इनक्रिप्ट करते हैं और उसी सेम की के मदद से हम डिक्रिप्ट भी करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक मैसेज है तो हम इसी सेम की मदद से उस मैसेज को इनक्रिप्ट करेंगे और जो इनक्रिप्टेड कोड हमारे पास आएगा उसको डिक्रिप्ट करने के लिए भी हम सेम की का इस्तेमाल करेंगे ताकि हम ओरिजिनल मैसेज तक वापस पहुंच सकें। ऐसे में जो की है उस की का दोनों सेंडर्स और रिसीवर्स के पास होना जरूरी है ताकि सेंडर उस की मदद से इनक्रिप्ट कर पाए और रिसीवर उस की मदद से डिक्रिप्ट कर पाए। मेन प्रॉब्लम आता है इस की शेयरिंग को लेके, क्योंकि अगर हम इस की को ऑनलाइन शेयर करें एक दूसरे के पास तो अगर कोई हैकर बीच से इंटरसेप्ट कर लेता है तो उसे ये कोड भी पता चल जाएगा और ये की भी पता चल जाएगा। वो इन दोनों को आपस में कनेक्ट करके ओरिजिनल मैसेज तक पहुंच सकता है। पर अगर हमें सेफ रहना है, अपने डेटा को सिक्योर रखना है, तो हमें इस की शेयरिंग को रोकना पड़ेगा। इसी की शेयरिंग को रोकने के लिए कॉन्सेप्ट दिया गया एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन का, जहां पे अब हम इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन दोनों के लिए सेम की का इस्तेमाल ना करते हुए अलग अलग की का इस्तेमाल करेंगे। सेंडर के पास भी 2 की होंगी, एक पब्लिक एक प्राइवेट, और रिसीवर के पास भी 2 की होंगी, एक पब्लिक एक प्राइवेट। सेंडर के पास भी एक पब्लिक और प्राइवेट की का पेयर होगा और रिसीवर के पास भी एक पब्लिक और प्राइवेट की का पेयर होगा। सेंडर और रिसीवर पब्लिक कीज को एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। सेंडर का नाम मान लीजिए A है, रिसीवर का नाम B। अब अगर A को कोई मैसेज B तक पहुंचाना होगा तो वो B के की का इस्तेमाल करके, B के पब्लिक की का इस्तेमाल करके उस मैसेज को इनक्रिप्ट करेगा और B के पास जो प्राइवेट की है उसका इस्तेमाल करके उस मैसेज को वो डिक्रिप्ट करेगा। सेम इसी तरह से अगर B को कोई मैसेज A तक पहुंचाना होगा तो वो A के पब्लिक की का इस्तेमाल करके उस मैसेज को इनक्रिप्ट करेगा। और वो मैसेज जब A के पास वापस आएगा तो A अपने प्राइवेट की का इस्तेमाल करके उस मैसेज को डिक्रिप्ट करेगा। ऐसे में अगर कोई हैकर बीच से इंटरसेप्ट भी कर लेता है
तो उसको केवल पब्लिक कीज का पता चलेगा, पर पब्लिक की मदद से वो डिक्रिप्ट नहीं कर पाएगा। अगर उसको डिक्रिप्शन करना है तो उसको प्राइवेट कीज का पता होना जरूरी है, लेकिन प्राइवेट कीज कहीं भी ऑनलाइन शेयर नहीं हुई इस पूरे प्रोसेस में, तो ऐसे में हैकर जो है वो फेल हो जाएगा। ये हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट कि आखिर एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन काम कैसे करता है। पर अगर हमको इसका मैथ समझना है कि आखिर पब्लिक की और प्राइवेट की को जनरेट कैसे किया जाता है, तो इसके लिए यूज किया जाता है आरएसए एल्गोरिदम को। आरएसए एल्गोरिदम को 3 साइंटिस्ट ने मिलकर दिया था, रॉन रिवेस्ट, एडी समीर और लियोनार्ड एडलमैन, जिनके सरनेम्स को मिला के आरएसए एल्गोरिदम का नाम पड़ा। ये बहुत ही फेमस एल्गोरिदम है जिसके मदद से काफी जगह पब्लिक की और प्राइवेट की के पेयर को जनरेट किया जाता है। सबसे पहले हम 2 प्राइम नंबर को चूज करेंगे। यहाँ पे हम छोटे प्राइम नंबर का एग्जांपल लेंगे ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। P मान लीजिए 5, Q मान लीजिए 11। अब N क्या है? तो N उन दोनों प्राइम नंबर्स का मल्टीपल है। N is equal to P into N, 5 into 11 is equal to 55। इस एग्जांपल में प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन से जो नंबर हमें मिला है वो 2 डिजिट का है, जिसको कि हम देख के भी समझ सकते हैं कि इसके प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे। पर कंप्यूटर्स में जहां बड़े प्राइम नंबर्स का यूज होता है, हंड्रेड्स या थाउजेंड्स ऑफ डिजिट्स लंबे प्राइम नंबर्स का, तो वहां पे आज के एक स्ट्रॉन्ग सुपर कंप्यूटर को भी पता करने में कि आखिर उस नंबर का प्राइम फैक्टर क्या होगा, इतना समय लगेगा जितना कि इस यूनिवर्स को जन्म लिए नहीं हुआ है। फाई क्या है? फाई ऑफ n है p minus 1 into q minus 1। सॉरी, यहाँ पे n नहीं होगा, यहाँ पे q होगा। p minus 1 into q minus 1, तो 5 ऑफ n हो जाएगा p minus 1, 5 minus 1 4 into q minus 1, 11 minus 1 10 is equal to 40। तो ये हो गया 40। E क्या हो गया? E यहां पे है 5 ऑफ n का कोप्राइम। कोप्राइम क्या होता है? कोप्राइम वैसे नंबर्स को कहा जाता है जिनका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या फिर GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 हो, यानी कि 1 के अलावा कोई भी उनका कॉमन फैक्टर ना हो। तो यहाँ पे E हम कुछ भी ले सकते हैं। E हम ले सकते हैं 3 या 7, मतलब जो भी 40 के साथ अपने डिवाइजर्स को, फैक्टर्स को शेयर ना करता हो। 3, 7, 11, 13, 17 एंड सो ऑन। तो यहां से मान लीजिए हम 7 को लेते हैं, तो E आ गया हमारे पास 7। अब अगर आप ध्यान से देखिएगा तो हमारे पास पब्लिक की अवेलेबल हो चुकी है E और N। तो अब हमारे पास अपनी पब्लिक की पेयर जनरेट हो चुकी है। 7, N 55। ये हमारे पास अपनी पब्लिक की पेयर का जनरेशन हो चुका है। इसे हम पब्लिकली शेयर कर सकते हैं किसी को भी जो हमें मैसेज भेजना चाहता है। अब बारी है प्राइवेट की पेयर जनरेट करने की। डी को कैलकुलेट करने के लिए हम एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिथम का यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला होता है E इंटू डी। E और D के प्रोडक्ट का अगर हम मॉड लें 5 ऑफ n के साथ, तो रिमाइंडर 1 आना चाहिए। मॉड का मतलब अगर आपको नहीं पता हो तो मॉड का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलस। इसको आप रिमाइंडर भी कह सकते हैं। तो E और D के प्रोडक्ट का अगर हम 5 ऑफ n से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 1 आना चाहिए। यहां से हम D को कैलकुलेट कैसे करेंगे? इसको कैलकुलेट करने के लिए हम सबसे पहले m को E के मल्टीपल के रूप में लिखेंगे। यानी n हमारा 40 है, 40 के अंदर हमारे पास E कितना है 7। कितने 7 आ सकते हैं? 5 into 7 35, 35 40 से कम है तो 35 यहाँ पे आ सकता है, और प्लस कितना और ऐड करना पड़ेगा ताकि 40 हो जाए 5।
अब हम 5 को लेंगे और यहां डालेंगे और 7 को हम 40 के जगह पे लिखेंगे। अब सेम 5 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 7 से थोड़ा कम रहे 1 टाइम्स, और उसमें कितना जोड़ेंगे कि 7 हो जाए तो 2। अब सेम अगेन हम करेंगे, 2 को लाएंगे यहाँ पे और 5 को लाएंगे यहाँ पे। 2 में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे वो 5 से थोड़ा कम रहे, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा और प्लस कितना करना है 1। अब जैसे ही आपके पास रिमाइंडर में 1 आ जाए वहीं पे आपको रुक जाना है और यहां से अब आपको बैक सब्स्टिट्यूशन लगाना है, यानी कि अब 1 को हम राइट हैंड साइड में लिख देंगे और 2 को 5 की तरफ ले जाएंगे और इधर आकर वो माइनस में चला जाएगा। 2 टाइम्स 2। सेम अब इसी तरीके से हम 2 का वैल्यू यहां से निकालेंगे, तो 1 इज इक्वल टू 5 माइनस 2 टाइम्स 2 की वैल्यू निकालने के लिए 5 इधर जाएगा तो 7 माइनस 5, 7 माइनस 1 इंटू 5। इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो 2 इंटू 7 और यहां से 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 माइनस माइनस प्लस, तो 5 प्लस 2 इंटू 5 माइनस 2 इंटू 7, तो 1 इज इक्वल टू 3 ऑफ 5 माइनस 2 इंटू 7। अब 2 की वैल्यू हमको इनपुट कर दी, अब 5 की वैल्यू पुट करेंगे, तो 5 की वैल्यू 40 माइनस 5 इंटू 7, 1 इज इक्वल टू 40 नहीं 1 इज इक्वल टू 3 इंटू 40 माइनस 5 इंटू 7 माइनस 2 इंटू 7। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। ये आएगा, यहां पे e की वैल्यू 7 है तो 7 यहां पे यहां है, 7 के बगल में जो वैल्यू है उसको देखेंगे, अगर वो पॉजिटिव रहे तो वो हो जाएगा हमारा आंसर, लेकिन ये पॉजिटिव नहीं है, ये नेगेटिव है। अब अगर हमारा आंसर नेगेटिव में आ रहा है तो हम एक और स्टेप लेंगे, 5 ऑफ n से उस आंसर को माइनस करेंगे तो हमारा ओरिजिनल आंसर आ जाएगा, यानी कि 40 माइनस 70 हमारे पास आ गया 23। ये 23 हमारे पास हो गया d की वैल्यू। चाहे तो इसको चेक कर सकते हैं, इस वाले फॉर्मूले पे अब हम e और d को बैठाते हैं चेक करने के लिए कि 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो e की वैल्यू हो गई 7 इंटू 23 मॉड 40 इज इक्वल टू 7 इंटू 23 161। यहाँ पे अगर हम 161 को 40 से मॉड्यूलस लें तो 160 आ जाएगा 4 बार में, तो रिमाइंडर आ जाएगा 1, यानी कि हमारा आंसर सही है। तो अब हमारे पास अपनी प्राइवेट की पेयर भी जनरेट हो गई 23 एंड 55। तो अब हमारे पास पब्लिक की पेयर भी आ गया और प्राइवेट की पेयर भी आ गया। तो चलिए अब छोटी सी टेस्टिंग से देखते हैं कि आखिर इन की पेयर्स को यूज करके हम कैसे मैसेज को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करेंगे। मान लीजिए हमारे पास मैसेज है 30 जिसको कि हमें A से B तक पहुंचाना है। अब हमारे पास पब्लिक की भी है और प्राइवेट की भी है। सबसे पहले हम इंक्रिप्शन के प्रोसेस को देखते हैं। इंक्रिप्शन में हम मैसेज यानी m के ऊपर e की पावर लगाएंगे। e कितनी है 7 और उसका मॉड्यूलस लेंगे n के साथ, मॉड्यूलस 55। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे Six two seven four 8 5 1 7
अब हम इसका मॉड्यूलस निकालते हैं। अब कैलकुलेटर में तो हमें डेसिमल में आंसर मिल रहा है, तो अब इसको हम मॉड्यूलस में कैसे कन्वर्ट करें? तो आपको ये दिख रहा होगा पॉइंट के बाद का नंबर 127। इस 127 को लेंगे 0.127 और 55 से मल्टीप्लाई करेंगे। सॉरी 0.127 मल्टीप्लाई 55, तो हमारे पास आ रहा है 6985, जो कि अप्रॉक्स है 7। तो ये 7 अब हमारा एन्क्रिप्टेड मैसेज हो गया, जिसको कि अब हम डी के पास सेंड करेंगे, C = 7। अब हम चलते हैं डिक्रिप्शन के प्रोसेस की तरफ। डिक्रिप्शन के प्रोसेस में अब हम C यानी कि 7 की पावर पे पावर देंगे D का। D कितना है? 23, और उसका मॉड्यूलस लेंगे n के साथ। सेवन पे पावर 23 इज इक्वल टू, काफी बड़ा नंबर आ रहा है जिसे कि कैलकुलेटर स्टोर नहीं कर पा रहा है। अब यहाँ पे हम अगर 55 से डिवाइड भी करें तो हमें डेसिमल के बाद का नंबर पता नहीं चल रहा है, क्योंकि ये 10 में है, ये डेसिमल नहीं है, यानी कि हमारा कैलकुलेटर यहाँ पे फेल हो रहा है। अब क्योंकि हमारा कैलकुलेटर इसे सॉल्व नहीं कर पा रहा था, इसलिए अब हमने एक कोड लिखा है कंप्यूटर के अंदर। इस कोड में हम पूछ रहे होंगे कि हमें इनक्रिप्ट करना है या डिक्रिप्ट करना है, और उस आधार पे फिर हम वैल्यूज लेंगे M, E, N, C, D, जिस भी वैल्यूज की हमें ज़रूरत होगी, और लास्ट में हम उसे सॉल्व करके इनक्रिप्शन या डिक्रिप्शन कर रहे होंगे। तो चलिए अब अपने पब्लिक की और प्राइवेट की पेयर्स को इसमें डाल के इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन करके चेक करते हैं। ./ सबसे पहले हम इनक्रिप्ट करके चेक करते हैं कि सेम आंसर आ रहा है कि नहीं। इनक्रिप्शन मैसेज था हमारा 13, E की वैल्यू थी 7, N की वैल्यू थी 55, तो हमें रिजल्ट यहाँ पे 7 मिल रहा है, जो कि हमने सॉल्व किया था, तो उस टाइम भी हमारे पास 7 रिजल्ट आया था। अब बारी है डिक्रिप्शन की, तो दोबारा से इसको रन करते हैं। डिक्रिप्ट इनक्रिप्टेड मैसेज 7, D की वैल्यू 23, मॉड्यूलस 55, रिजल्ट आ गया हमारे पास 13। तो डिक्रिप्शन के बाद हमें अपने ओरिजिनल रिजल्ट यानी ओरिजिनल मैसेज 13 की वैल्यू मिल चुकी है। तो यानी कि इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन अब सही से काम कर रहा है, यानी कि हम मैसेज को पब्लिक की मदद से इनक्रिप्ट कर सकते हैं और प्राइवेट की मदद से उसको डिक्रिप्ट कर सकते हैं। ऐसे मैसेज की शेयरिंग हम कर सकते हैं बिना हैकर्स के डर के। इसी एसिमेट्रिक इनक्रिप्शन को एंड टू एंड इनक्रिप्शन कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे बीच में जो सर्वर है जहाँ पे सारे मैसेज स्टोर हो रहे हैं, जहाँ से सारे मैसेज का ट्रांसफर हो रहा है, उसको भी नहीं पता कि उस मैसेज में क्या लिखा हुआ है, क्योंकि जो प्राइवेट की पेयर से उस मैसेज को डिसाइफर किया जाएगा वो उसी डिवाइस पे है जहाँ से उस मैसेज को सेंड किया गया था। तो अब आपको पता है कि HTTPS या फिर एंड टू एंड इनक्रिप्शन का क्या मतलब है। और जब आप किसी ऐसे सर्विस को यूज करते हैं अपने डेटा को ट्रांसफर करने के लिए या स्टोर करने के लिए, तो पर्दे के पीछे आपके डेटा के साथ क्या हो रहा होता है। लेकिन भले ही अभी के लिए एसिमेट्रिक इनक्रिप्शन आपको सिक्योर लगता हो, क्योंकि आजकल के कंप्यूटर्स का यूज करके आप बिना प्राइवेट की के मैसेज को डिसाइफर नहीं कर सकते हैं, भले ही आपके पास एक सुपर कंप्यूटर क्यों ना हो। लेकिन जब आने वाले समय में क्वांटम कंप्यूटर्स का निर्माण हो जाएगा, जिसके ऊपर अभी रिसर्च और डेवलपमेंट चल रहा है, तो उसके लिए आपके मैसेज को डिक्रिप्ट करना केवल सेकंड्स या फिर मिनट्स का काम होगा। तो इसलिए काफ़ी कंपनियां और काफ़ी गवर्नमेंट एजेंसीज एक नए इंक्रिप्शन मेथड पे काम कर रही है, जिसको कि क्वांटम कंप्यूटर्स भी डिसाइफर ना कर पाएं। हालांकि क्वांटम कंप्यूटर्स खुद में एक अलग टॉपिक है, तो उसके बारे में हम कभी और किसी और वीडियो में बात करेंगे कि कैसे क्वांटम कंप्यूटर्स काम करते हैं, या कैसे वो बिना प्राइवेट की पेयर के भी किसी मैसेज को कुछ ही सेकंड्स में डिसाइफर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे ऐसे इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।